चौगड़ आदमखोर भाग 3। अगला दिन मैंने अपना सामान सुखाने और बाग की खाल साफ करने और उसे निकालने में बिताया। जब ये काम चल रहे थे तो ग्रामीण जो अपने खेतों से छुट्टी लेकर आए थे मेरा अनुभव सुनने और मुझे अपना अनुभव बताने के लिए जमा हो गए। वहाँ मौजूद हर आदमी ने एक या एक से ज़्यादा रिश्तेदार को बाघ के हमले से खो दिया था। कई लोगों पर दांतों और पंजों के भी निशान थे जो नरभक्षी ने उन्हें दिए थे, जिन्हें वे अपने मरते दम तक अपने साथ रखने वाले थे। नरभक्षी को मारने का मौका गंवाने पर मेरा अफसोस वहाँ मौजूद लोगों को पसंद नहीं आया। सच है कि शुरू में केवल एक ही नरभक्षी था, लेकिन हाल ही में पीड़ितों के अवशेष बरामद करने वाला एक बचाव दल, उन्होंने शिकार के स्थान पर 2 बाघों को पाया और अभी 2 सप्ताह पहले ही एक आदमी और उसकी पत्नी एक साथ मारे गए, जो उनके लिए इस बात का पर्याप्त सबूत था कि दोनों ही बाघ नरभक्षी थे। मेरा तंबू पहाड़ी की चोटी पर था और वहां से दूर दूर का नज़ारा दिखाई देता था। मेरे ठीक नीचे नंदौर नदी की घाटी थी, जहां से बाईं की ओर 9000 फीट की ऊंचाई की एक पहाड़ी दिखाई देती थी, जिस पर कोई खेत नहीं था। उस शाम जब मैं सीढ़ीदार खेतों के किनारे बैठा था, मेरे हाथ में एक बहुत बेहतरीन दूरबीन थी और मेरे बगल में एक नक्शा फैला हुआ था। तो गांव वालों ने उन सटीक स्थानों की ओर इशारा किया जहां पिछले लगभग 3 सालों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। ये हत्याएं लगभग 40 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई थी। यह जंगल चरने के लिए खुले थे और उन तक जाने वाले खूब पशु पक्षी थे। मैंने अपने 4 जवान भैंसे यहाँ बांधने का निर्णय लिया। अगले 10 दिनों तक बागिन के बारे में कोई खबर नहीं मिली और मैंने सुबह भैंसों को देखने, दिन में जंगल की खोज करने और शाम को भैंसों को वापस बांधने में समय में बिताया। 11वें दिन मेरी उम्मीद इस खबर से जगी कि मेरे तंबू के ऊपर की पहाड़ी पर एक खड्ड में एक गाय का शिकार हो चुका है। हालांकि शिकार स्थल पर जाने से मुझे संतुष्टि हुई कि यह शिकार एक बूढ़े तेंदुए ने किया है, जिसके पैरों के निशान मैंने कई बार देखे थे। गांव वालों ने शिकायत की कि तेंदुआ कई सालों से उनके मवेशियों और बकरियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए मैंने उसके लिए छिपने का फैसला किया। मुझे गुफा में छिपे ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब मैंने सामने से तेंदुए को खड्ड की दूसरी ओर से नीचे आते देखा। मैं गोली चलाने ही वाला था कि अचानक मुझे गांव की दिशा से एक बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित आवाज़ सुनाई पड़ी। इस जोर की आवाज़ के पीछे केवल एक ही कारण हो सकता था। मैंने जल्दी से अपनी टोपी उठाई तथा गुफा से बाहर निकल गया, जिससे तेंदुआ बहुत ज़्यादा घबरा गया। पहले तो वह ज़मीन पर लेट गया, लेकिन फिर क्रोधित होकर भौंकने लगा और फिर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया, जबकि मैं खाई में अपनी ओर से ऊपर की ओर रेंगता रहा। उस बाघ की वो भयानक आवाज़ें आसपास के इलाके में गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उस आदमी को मैंने चिल्लाकर बताया कि मैं आ रहा हूं और उसके पास जाने के लिए पूरी गति से भागने लगा। वह आदमी गांव से ऊपर की ओर भागा था और जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने मुझे बताया कि गांव से करीब आधा मील दूर
नरभक्षी ने एक महिला को मार डाला है। जब हम पहाड़ी से नीचे भागे तो मैंने देखा कि आंगन में लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। एक बार फिर संकरी गली से मेरा आना किसी ने नहीं देखा और इकट्ठे हुए लोगों के सिर के ऊपर से देखने पर मैंने देखा कि एक लड़की जमीन पर बैठी है। उसके शरीर का ऊपरला हिस्सा आधा खाया हुआ था, अधखाया सर जमीन पर पीछे की तरफ झुका हुआ था। उसके हाथ जमीन पर मानो टिके हुए थे। वह बिना किसी आवाज या हरकत के कई देर से ऐसे ही बैठी हुई थी। केवल उसकी छाती पर उसके चेहरे और गर्दन से बहते हुए खून ने एक चिन्ह बना दिया था। मेरी उपस्थिति का जल्द ही पता चल गया और मेरे लिए लड़की के पास जाने का रास्ता बना दिया गया। जब मैं उसके घावों की जांच कर रहा था तो मुझे कई लोगों ने बताया, जो एक साथ बात कर रहे थे, कि लड़की पर हमला खुले मैदान में लड़की के पति सहित कई लोगों की नज़र में किया गया। गांव वालों ने मुझे बताया कि उनकी संयुक्त चीख से घबराकर बाघ लड़की को छोड़कर जंगल की दिशा में भाग गया। लड़की को मृत अवस्था में छोड़कर उसके साथी मुझे सूचित करने के लिए गांव की ओर भागे थे। बाद में लड़की को जब होश आया तो वह गांव वापस आ गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में अपनी चोटों के कारण उस बेचारी की मौत हो गई। गांव वाले उसके शव को हमले के स्थान पर ले आए और वह मुझसे यह चाहते थे कि मैं उसके शव के ऊपर मचान बनाऊं और वहां से बाघ का आसान शिकार कर दूं। जब मुझे यह जानकारी दी जा रही थी तो लड़की की आंखें मेरे चेहरे से हट नहीं पा रही थी। वह घायल और डरी हुई मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। बिना किसी बाधा के घूमने के लिए, अपने मानसिक संतुलन के लिए और लड़की को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मुझे डर था कि उन्हें पाने के लिए मैं जो तरीके अपना रहा हूँ वो थोड़े और कोमल हो सकते हैं। जब सारे आदमी जल्दी जल्दी चले गए तो मैंने उन महिलाओं को, जो कि अपने घर के आंगन में बैठी थी, पानी गर्म करने और मेरी कमीज फाड़ने के लिए बोला, जो तुलनात्मक रूप से थोड़ी साफ और सूखी थी, जिसकी मैंने बाद में पट्टियां बनाने का सोचा था। और एक लड़की को मैंने गांव में कैंची की एक जोड़ी खोजने के लिए भेजा। जिस लड़की को मैंने कैंची लेने के लिए भेजा था उसके लौटने से पहले पानी और पट्टियां तैयार हो चुकी थी। उस लड़की ने कहा कि गांव में उसे केवल एक ही कैंची का जोड़ा मिला, वो भी एक दर्जी के घर में पाई गई जो बहुत समय पहले मर चुका था, और उसकी विधवा ने आलू खोदने के लिए इस कैंची का भरपूर इस्तेमाल किया था। इस कैंची के जंग लगे ब्लेड, जो लगभग 8 इंच लंबे रहे होंगे, किसी भी एंगल से सही नहीं थे। एक व्यर्थ प्रयास के बाद मैंने रक्त से बने बालों की मोटी लटाओं को वैसे ही छोड़ने का निर्णय लिया। मुख्य घावों में 2 पंजों के घाव शामिल थे। एक आंखों के बीच से शुरू होकर सर के ऊपर से गर्दन के पिछले हिस्से तक फैला हुआ था, जिससे खोपड़ी 2 हिस्सों में लटकी हुई थी, और दूसरा पहले के पास से शुरू होकर माथे से होते हुए दाहिने कान तक फैला हुआ था। इन बदसूरत खुले घावों के अलावा दाहिने स्तन, दाहिने कंधे और गर्दन पर कई गहरी खरोंचें थी, और दाहिने हाथ के पीछे एक गहरा घाव था, जो जाहिर तौर पर तब लगा जब लड़की ने अपना सिर बचाने की नाकाम कोशिश की और अपना हाथ ऊपर उठा दिया। एक डॉक्टर मित्र, जिसके साथ मैं एक बार पैदल बाघों का शिकार करने गया था, ने मुझे एक रोमांचक सुबह के बाद हमारी वापसी पर मुझे पीले रंग के तरल पदार्थ की 2 आउंस की बोतल भेंट की, जिससे उन्होंने मुझे शूटिंग के लिए बाहर जाते समय अपने साथ रखने की सलाह दी। मैं 1 साल से अधिक समय से अपनी शूटिंग जैकेट के भीतर जेब में
यह बोतल रखता हूँ और तरल पदार्थ का एक हिस्सा अब तक हवा में उड़ चुका है, लेकिन बोतल अभी भी 3/4 भरी है। और लड़की के सिर और शरीर को धोने के बाद मैंने बोतल की गर्दन खोली और उसमें से सारा पानी उस लड़की के घावों पे डाल दिया। ऐसा करने के बाद मैंने सिर पर उसके पट्टी बांधी ताकि खोपड़ी अपनी जगह बनी रहे, और फिर लड़की को उठाया और उसे उसके घर ले गया। उसका घर एक छोटा सा रहने का कमरा था जिसमें रसोई भी थी और शौचालय का कहीं नामो निशान नहीं था। उस घर में बाकी महिलाएं भी थीं। दरवाजे के पास एक छोटी बच्ची तख्त पर लेटी हुई थी जो खाना न मिलने की वजह से रो रही थी। यह एक ऐसी उलझन थी जिससे मैं निपट नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसका समाधान वहां मौजूद महिलाओं पर छोड़ दिया। 10 दिन बाद जब मैं जाने की शाम उस लड़की से आखिरी बार मिलने गया तो मैंने देखा कि वह अपने घर की चौखट पर बैठी थी और उसकी गोद में वही छोटी बच्ची जो उस समय रो रही थी अभी शांति से सो रही थी। यह जानते हुए कि इस लड़की को गांव वालों ने मृत घोषित कर दिया था, उसके घाव गर्दन के पिछले हिस्से पर एक घाव को छोड़कर जहां बाघ के पंजे मांस में सबसे गहरे धंस गए थे, सभी ठीक हो चुके थे। और जब उसने मुझे दिखाने के लिए अपने काले बालों को अलग किया कि खोपड़ी कहाँ से पूरी तरह से जुड़ गई है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह बहुत खुश है कि मैंने उसकी मदद की। अगर ये पंक्तियाँ कभी मेरे डॉक्टर दोस्त पढ़ना चाहें तो वह यह जान ले कि उन्होंने मेरे लिए जो पीले तरल पदार्थ की छोटी बोतल इतनी सोच समझकर उपलब्ध कराई थी, उसने एक बहुत बहादुर युवा माँ की जान बचाई थी। जब तक मैं लड़की से बातें कर रहा था, मेरे आदमियों ने एक बकरी खरीदी। लड़की द्वारा छोड़े गए खून के निशानों का अनुसरण करते हुए मैंने वह स्थान ढूंढ लिया जहां हमला हुआ था और बकरी को एक झाड़ी से बांधकर आसपास के एकमात्र पेड़, एक छोटे से ओक पेड़ पर चढ़ गया। पूरी रात जागने की मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली। नींद यहाँ तक कि झपकी भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी सीट जमीन से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर थी और बाघिन अभी भी अपने खाने के लिए वहीं बनी हुई थी। हालांकि मैंने पूरी रात ना तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुनाई दिया। सुबह जमीन की जांच करने पर पिछली शाम मुझे ऐसा करने का समय नहीं मिला था। मैंने पाया कि बाघिन लड़की पर हमला करने के बाद घाटी में आधे मील तक चली गई थी, जहां एक मवेशी का रास्ता नंदौर नदी से पार करते हुए ठीक आगे जाता था। इस रास्ते पर वह 2 मील तक चली थी और दलकानिया के ऊपर रिज पर जंगल की सड़क से मिल गई थी। यहाँ कठोर जमीन पर मैं उसके पदचिन्ह को नहीं भाप पा रहा था। आज की पेशकश आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ एंजॉय करते होंगे आप भी जंगल की ये कहानियाँ हमारी तरह। अगर एंजॉय करते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। The Animal Central।